हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमने अपने विजन की PT 365 पॉलिटी की मैगजीन अपलोड की थी और इसमें हम अपने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम आज कंटिन्यू करते हैं, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट न्यूज है हमारी आज की क्वेश्चन। अभी देखो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लास्ट ईयर पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन हुआ उसमें लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया, क्वेश्चन आवर को और प्राइवेट मेंबर्स के जो बिजनेस थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, देखो गाइस, प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, लेकिन ये बस वो मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते। फाइन, एक होते हैं वो एमपीज जो मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो एमपीज होते हैं जो सिर्फ एमपीज होते हैं लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होते। तो उनके द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिजनेस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन आर क्या होता है। जब लोकसभा बैठता है तो उसका जो पहला घंटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो एमपी होते हैं वो मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, सो दैट उन्हें हम अकाउंटेबल रखें। ठीक है, मतलब कि जो भी वो मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं वो सही कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो इसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए जो एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा दोनों हाउसेस में क्या करते हैं, अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब कि लोकसभा के जो रूल्स हैं वो फॉलो करता है, राज्यसभा के जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोनों हाउसेस ऑफ जो पार्लियामेंट क्या करते हैं, फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न देमसेल्व्स, सो दैट वो अपने आप गवर्न कर सकें। इसके अलावा क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन 1952 लोकसभा रूल्स ने प्रोवाइड किया था कि क्वेश्चन आवर्स को हर दिन क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। मतलब कि देखो, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट कब हुई थी 1952 में, तब लोकसभा के जो रूल्स आए थे उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन आवर क्या होगा, हर रोज चलेगा। ठीक है, राज्यसभा ने तक की बोला था कि क्वेश्चन आवर हम कब करेंगे, एक वीक में 2 बार करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है वो डेली होता है, जबकि जो राज्यसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है वो एक वीक में सिर्फ 2 बार होता है। फ्यू मंथ्स लेटर इसको चेंज कर दिया कि राज्यसभा में कि एक वीक में 4 बार होना चाहिए। तब 1964 से जो क्वेश्चन आ रहा है वो राज्यसभा में हर रोज हो रहा है, मतलब कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी जो क्वेश्चन आवर होता है वो डेली होता है। लेकिन इनिशियली राज्यसभा ने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन आवर होता है वो एक हफ्ते में 2 बार होगा, फिर उसको बढ़ा के 4 बार किया गया। लेकिन 1964 से क्वेश्चन आवर क्या होता है, हर रोज किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, मतलब कि आप ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें क्या होगा, स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अगर एमपी कोई मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ओरल आंसर देना होगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन बोलेगा जिसमें जो मिनिस्टर होगा उसको रिटर्न में आंसर प्रोवाइड करना होगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन हम कब पूछते हैं, क्वेश्चन आवर के बाद पूछते हैं, ओरली ही पूछते हैं। ठीक है, इसका एजेंडा ये होता है कि इन केस नो क्वेश्चन आवर प्लान। ठीक है, इसका एजेंडा इसलिए था कि अगर क्वेश्चन आवर प्लान नहीं किया हो तो एटलीस्ट हम शॉर्ट नोटिस पे क्वेश्चन पूछ सकें। फिर हम कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्राइवेट मेंबर से पूछते हैं। इस मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर टू हुम क्वेश्चन इज आस्क्ड, इसमें क्या होगा, हम उन मेंबर से क्वेश्चन पूछते हैं जिनसे वो मैटर कनेक्टेड हो। फाइन, लाइक अगर कोई मिनिस्ट्री जो काम कर रही है हम उसी के मिनिस्टर से वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो जो क्वेश्चन तो प्राइवेट मेंबर्स में वही उन्हीं मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे वो क्वेश्चन कनेक्टेड होता है। हाफ एन आवर क्वेश्चन में क्या होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन में ये स्पीकर की परमिशन से रखे जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी को लगता है अगर कोई एमपी स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होता तो स्पीकर परमिशन देता है कि हाँ ठीक है, आप ये हाफ एन आवर डिस्कशन कर सकते हो। कंडीशन क्या है, 15 दिन का प्रायर नोटिस चाहिए होता है टू स्पीकर और चेयरमैन कि अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। फाइन, ओनली 5 क्वेश्चन पर डे लोकसभा में आप पूछ सकते हो और 7 क्वेश्चन पर डे राज्यसभा में पूछ सकते हो बाय 1 मेंबर। ठीक है, मतलब एक मेंबर एक दिन में 5 क्वेश्चन पूछ सकता है लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में वो 7 क्वेश्चन पूछ सकता है पर डे। फाइन, अब हम जरा और चीजें भी पढ़ लेते हैं जब हम इतना पढ़ रहे हैं। देखो, इससे पहले भी क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया, कब किया गया, जरा हम ये भी पढ़ लेते हैं। फाइन, क्वेश्चन आवर वाज डन अवे विद इन द ईयर 1962, 1975, 1976, 1991, 2004, 2009 फॉर वेरियस रीजन। मतलब कि 2020 में ही क्वेश्चन आवर को सस्पेंड नहीं किया गया, उससे पहले भी काफी बार क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया, जैसे 1962 में, 1975 में,
1976 में, 1991 में, 2004 में एंड 2009 में। क्वेश्चन आर को सबसे पहले डिस्पेंस किया गया था जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था विंटर सेशन में 1962 में। सिमिलरली 1971 के विंटर सेशन में भी इसलिए सस्पेंड किया गया था जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वार हुआ था। इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ, पार्लियामेंट ने फंक्शन किया था विदाउट द क्वेश्चन आर फॉर 2 सेशंस, मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड विंटर सेशन ऑफ 1976। मतलब ये क्वेश्चन आर को जब सबसे पहले सस्पेंड किया गया था जब इंडिया चाइना का वार था, दूसरी बार कब सस्पेंड किया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान का वार था, तीसरी बार आपको पता जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, ठीक है, तब भी 2 बार क्या लिखा था वहां पे, मतलब कि पार्लियामेंट ने सस्पेंड किया था क्वेश्चन आर को, कब, मॉनसून सेशन में भी और साथ में विंटर सेशन में भी 1976 के। 0 आर क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है तो उसी के बाद जो शुरू होता है वो होता है 0 आर, ठीक है। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर हैज कम टू बी नोन एज 0, मतलब कि सबसे पहले जाते ही क्वेश्चन आर शुरू होता है, क्वेश्चन आर के बाद जो अगला टाइम होता है वो है 0 आर। ये नियर अबाउट 12 बजे शुरू होता है, हैंस द नेम, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है 0 आर, ठीक है। लाइक 12 नून 00 लिखते हैं ना, तो उसी वक्त स्टार्ट होता है, इसलिए इसको 0 आर बोलते हैं। टिपिकली 0 आर में जो डिस्कस किया जाता है वो इंपॉर्टेंट बिल्स पे डिस्कशन किया जाता है, बजट पे डिस्कशन किया जाता है, या फिर उन चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, और ये नियर अबाउट टेक प्लेस होता है फ्रॉम 2 PM ओवर। इसके अलावा मतलब कि टिपिकली जो डिस्कशन होती है इंपॉर्टेंट बिल्स पे, बजट पे, या फिर जो इश्यूज जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उन पे जो डिस्कशन होती है वो 2 बजे के बाद शुरू होता है। जो मेंबर्स को कुछ रेज करना है मैटर थ्रू ड्यूरिंग द 0 आर, उनको पहले क्या करना होता है, स्पीकर को नोटिस देना होता है प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द डेली सेशन। 0 आर ही इंडिया की पार्लियामेंट्री इनोवेशन, देखो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, 0 आर इंडिया ने खुद इनोवेट किया था। अनलाइक जो क्वेश्चन आ रहा है वो इट इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। देखो गाइस आपको ये पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले देखो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग देखें, देखो जो 0 आर है वो इंडिया की खुद की इनोवेशन है, इंडिया की खुद की इनोवेशन है, फाइन। और जो 0 आर है, ठीक है, ये मेंशन नहीं है इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक। अनलाइक क्वेश्चन आर इट इज नॉट मेंशन, और जो 0 आर है वो मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइन। 0 आर को हमने कब एग्जिस्ट में आया था 1962 में, एंड इट इज नॉट मैंडेटेड टू हैव अ 0 आर एवरीडे ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। तो इसमें जो 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, 0 आर सबसे पहले कब आया था 1962 में, और इंडिया की खुद की इनोवेशन है, और रूल ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन नहीं है। इसके अलावा हर दिन 0 आर को रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको किसी को भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछना है तो उस मेंबर को 15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, आइदर टू चेयरमैन को कहाँ देगा, राज्यसभा में, स्पीकर को कहाँ देगा, लोकसभा में, इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सच अ पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर, फाइन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आप वहाँ के MP हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप राज्यसभा में हो तो आपको चेयरमैन को देना पड़ेगा, लोकसभा में हो तो आपको स्पीकर को देना, ठीक है। ये जो परमिसिबल लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आर ओनली 5 अ डे पर मेंबर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लोकसभा में आप एक दिन में एक मेंबर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, जबकि राज्यसभा में 7 क्वेश्चन पूछ सकता है पर डे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देखो गाइस मैंने आपको काफी बार डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स में ये सब पढ़ते रहते हैं। 2 तरह की कमिटीज होते हैं, एक स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एक होती है एडहोक कमिटीज होती हैं। देखो स्टैंडिंग कमिटीज वो कमिटीज होती है जो परमानेंट इन नेचर होती है, मतलब कि हर एक सेशन में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया ही किया जाता है। एडहोक कमिटीज क्या होती है, टेम्परेरी कमिटीज होती है। जब पार्लियामेंट को लगता है कि कोई काम है इनका तो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेती है, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तो इसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, फाइन। न्यूज में क्यों था, पेंडेमिक की वजह से जो टेनर था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वाज, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी हम जरा देखते हैं, ऑन द नेचर ऑफ फंक्शंस, जो हमारे स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और हमारी जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले फाइनेंशियल कमिटीज हैं, कुछ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो वेरियस मिनिस्टर्स की हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स की है। नियर अबाउट 24 हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है। इसके अलावा जो कमिटीज कुछ इंक्वायरी से रिलेटेड है, कुछ कमिटीज स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल से रिलेटेड है। स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना। कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस स्पीकिंग कमिटीज और सर्विसेज कमिटीज। तो ये हमारे 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। न्यूज में इसलिए था कि जो राज्यसभा चेयरमैन है उन्होंने अभी क्या बोला है कि राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो कॉल्ड फॉर 2 ईयर फिक्स टेनर फॉर हाउस पैनल, फाइन। इसलिए जो 2 ऑप्शन है वो लुक किए जा रहे हैं। एक सेकेंड गाइस,
हाँ गाइस, तो हम क्या बोल रहे थे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करें। देखो गाइस, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको जब हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उनका जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है। लेकिन अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटीज थी इनको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, और अगर किया भी गया था तो इनका जो टर्म है वो ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब कि 1 साल तक कोरोना में ऐसे ही बीती है ना। तो इससे क्या, जो राज्यसभा के चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनके टेन्योर को बढ़ा के 2 साल कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं कि या तो जो अभी एग्जिस्टिंग पैनल्स हैं हम उनका जो टर्म है 1 साल बढ़ा दें, ठीक है, 1 to extend the term of the panel for 1 year। या दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि हम क्या करते हैं, न्यू कमिटीज बनाते हैं और उनका 2 साल का फिक्स टेन्योर रख देते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट जो टेन्योर है वो कितना का है, 1 साल का, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज 2 तरह की होती है, एक स्टैंडिंग कमिटीज होती है जो मैंने बताया परमानेंट होती है, नीचे में हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। एड हॉक कमिटीज वो होते हैं जो टेम्परेरी होती है नीचे में, और जैसे टास्क जब हमें लगता है किसी टास्क के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जैसे इसका काम खत्म हो जाता है हम इसको एक्सीज कर देते हैं। फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन में इन कमिटीज के नाम मेंशन किए हैं डिफरेंट पेज पे, बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन एंड, मतलब कि कमिटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इसकी कंपोजिशन है, क्या इसका टेनर है, वो कुछ मेंशन नहीं किया। ये जो मैटर्स हैं वो डील किए जाते हैं बाय द रूल्स ऑफ 2 हाउसेस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की जो भी अपने रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इनके मैटर्स को डील किया जाता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये क्या करती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा के रखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एस्टीमेट कमिटीज है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनका काम क्या है, ये एक तरह का करती क्या है कि ये गवर्नमेंट पर नजर रखती है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि 2G घोटाला हुआ, ये सब घोटाला हुआ, ये सब कहाँ से आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कमिटीज होती है ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराती है कि आप अगर पैसा कहीं खर्च कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिटेल वे में स्क्रूटनी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उसको अकाउंटेबल ठहराती है इन नॉन पार्टिसन मैनर विदाउट एनी पार्शियलिटी। इसके अलावा क्या करती है, ओपोजिशन को हेल्प करती है सो दैट वो अपना कंट्रोल रखे ओवर द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में होते हैं मेजरली उसका ही कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ओपोजिशन को हेल्प करती है सो दैट उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहे एग्जीक्यूटिव पे। इसके अलावा ये क्या करती है, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक एंगेज होती है, मतलब कि जो जहाँ पे हमारा बिजनेसेस जो हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ एंगेज करती है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल प्रूडेंस इंश्योर करती है कि कोई हम मतलब ये घोटाला ना करते। फाइन, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसकी जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 105 है, यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं कुछ प्रिविलेजेस हैं, और आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकती है कि अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करे और अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहाँ पाया है, आर्टिकल 105 में कुछ जो मेंबर्स हमारे जो एमपीज हैं उनके प्रिविलेजेस एंड राइट्स है, और आर्टिकल 118 में क्या है, किस तरह से पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है और अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब कि हाउ पार्लियामेंट कैन मेक रूल टू रेगुलेट देमसेल्फ। फाइन, और पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, ये भी आपको याद करना होगा। कमेटी क्या कर सकती है, आपको रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन आगे वो पार्लियामेंट की मर्जी है वो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। सो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज। फाइन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी क्या है, देखो, a parliamentary panel has seek center's response to a long pending demand for amending the constitution to clear ambiguity of a definition of office of profit। देखो गाइस, अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसके बारे में बोल रहा है, सेंटर रिस्पोंड मांग रहा है कि आप या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो या कुछ भी करो सो दैट जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है, जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको आप क्लियर करो। सिंपल बात है, ठीक है। जो एक पार्लियामेंट्री पैनल है उसने सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा है सो दैट आप क्या कर सको, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो सो दैट आप क्लियर करो एम्बिग्यूटी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है ओवर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो भाई ये जो चीजें होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि यूपीएससी क्या पूछता है, दिस वर्ड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वर्ड इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू शुड नो कि कौन सा वर्ड डिफाइंड है, कौन सा वर्ड मेंशन है। फाइन, सो यू शुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइंड नहीं है, और ये ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर इसको डिफाइन किया गया। लेकिन जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती हैं, इसको इंटरप्रेट करती हैं, मतलब कि अगर उन्हें लगता है कुछ ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल बात ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन स्टिल वो क्या करती है, अपने
अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, डिफरेंट कोर्ट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करती है। फाइन, अ सेंस इज दैट लेजिस्लेचर शुड बी एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन अ फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ द डे। फाइन, अब देखो कोर्ट ने क्या रूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युत बोरदोलाई वर्सेस स्वपन जो कि 2001 का केस था, उसमें आउटलाइन किया कि आप 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप ये डिफाइन कर सकते हो कि वेदर वो जो ऑफिस है वो मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है या नहीं, या फिर वो डिस्क्वालीफाई है या नहीं। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इस केस में 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया था, ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर वो ऑफिस टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अट्रैक्ट करते कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये 4 कंडीशंस क्या है, जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ये है कि वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिस। मतलब अगर किसी ऑफिस में अगर किसी ऑफिस में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बना सकती है वहां पे किसी मेंबर को अपॉइंट करने में, रिमूव करने में या परफॉर्म करने में, तो इसका मतलब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है। ठीक है, अगर वेदर ऑफिस हैज एन रीमनरेशन अटैच्ड टू इट, एक सेकेंड गाइस, यस, वेदर द ऑफिस हैज एनी रीमनरेशन अटैच्ड टू इट, मतलब कि अगर वो ऑफिस गवर्नमेंट से कोई मनी ले रहा हो, वेदर द बॉडी इन विच ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर, या फिर ऑफिस उस ऑफिस में गवर्नमेंट की कुछ पावर है, रिलीजिंग मनी, या गवर्नमेंट कुछ मनी रिलीज कर रही हो, या गवर्नमेंट कुछ उस ऑफिस को लैंड अलॉट करी हो, या फिर कुछ लाइसेंस अलॉट करी हो, वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय द वे ऑफ पेट्रोल। मतलब कि अगर ये 4 कंडीशन होती हैं तो इसका मतलब वो चीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था वाइल अपहोल्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जया बच्चन फ्रॉम राज्यसभा इन 2006। देखो 2006 में क्या हुआ था, देखो गाइस क्या होता है, अगर कोई भी एमपी या एमएलए बनता है तो उसको उससे पहले कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होता, और अगर वो कोई ऐसा ऑफिस में हो तो उसको पहले वो वहां से छोड़ना होता है, फिर ही वो एमपी या एमएलए बन सकता है। ठीक है, जब जया बच्चन क्या बनी थी, एक सेकेंड, हाँ, तो गाइस हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली क्या हुआ था। मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई भी एमपी बनता है या एमएलए बनता है तो उसकी पहले कंडीशन होती है कि वो कोई ऐसा ऑफिस ना होल्ड कर रहा हो जहां से उसको मतलब कि और इंटरेस्ट मिल रहे हो। जैसे लाइक अगर आप आईएएस बने हुए हो तो आप क्या एमपी नहीं बन सकते, ठीक है, आपको पहले उस पोजीशन से रिजाइन करना होगा। फाइन, तो इस तरह का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, जो हमने अभी अब 4 पढ़े। ठीक है, तो ये केस आया था, जया बच्चन का केस हुआ था 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब कि फिर क्या हुआ, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो ऑफकोर्स उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ही केस चला था 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि क्या अगर वो बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड कर रहा है क्या वो एक्चुअल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि क्या वो रेलेवेंट है, मतलब क्या वो ऑफिस उन्हें कोई प्रॉफिट ईल्ड कर रहा है। लाइक जया बच्चन आई थिंक किसी पता नहीं, आई थिंक किसी एनजीओ वगैरह का पार्ट थी या पता नहीं क्या थी, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था एट द एंड, इतना पता है। फाइन, सॉरी गाइस, यस, तो हमें ये बताना है कि क्या वो ऑफिस अगर उस पर्टिकुलर बंदे को प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, या फिर मनी कुछ दे रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गिना जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो जया बच्चन जिस ऑफिस में थी उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं काउंट किया गया था, ये फाइनल जजमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, अंडर आर्टिकल 102 क्लोज 1 एंड अंडर आर्टिकल 191 क्लोज 1, मतलब कि अंडर आर्टिकल 102(1) क्लोज 1 में एक एमपी और अंडर आर्टिकल 191 क्लोज 1 में एक एमएलए अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ का सिंपल कहना ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा एनफोर्स करता है, मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक पावर को सेपरेशन को एंश्योर करता है। मतलब कि एक बात बताऊं, अगर आप एमपी या एमएलए का मेंबर हो तो मतलब एमएलए हो तो आप क्या हो, लेजिस्लेचर का पार्ट हो, लेकिन अगर आपने कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा तो कहीं ना कोई आप एग्जीक्यूटिव भी हो। तो मतलब अगर आप दोनों के पार्ट कैसे हो सकते हो ना, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि there is a separation of power between the legislature, executive and judiciary, so we have to ensure that feature ना। एंड ये हमने ये भी पढ़ा था कल कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सो इसका एम यही है कि सो दैट हम अपना जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एंश्योर रखें। ठीक है, लीगल प्रोविजंस क्या है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 1959 ये लिस्ट करता है वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिसेज दैट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है, ऑफिस बनी है जो अगर आप उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये लीगल प्रोविजंस है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, राज्यसभा इलेक्शन। रिसेंटली क्या है, राज्यसभा इलेक्शन किए गए 19 सीट्स के लिए अक्रॉस 8 स्टेट्स में कंक्लूड किए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पर्टिकुलर थे, क्या प्रोविजंस है। वाई,
क्योंकि आपको पता है राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, डिसोल्व नहीं होती, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स के इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। परमानेंट बॉडी है और हर 2 साल में हर 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। हाउ, कौन इलेक्ट करता है? उन इलेक्टेड किया जाता है बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर यूपी से इलेक्ट हो रहा है तो यूपी के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करेगी। मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? 4 शेड्यूल में साफ साफ लिखा है राज्यसभा की जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आर्टिकल 80 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 250 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 6 साल का टर्म होता है। बाई इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर रिमेन स्टिल रिमाइंडर ऑफ द टर्म, राइट। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन है कुछ मेंबर्स की कि जो मेंबर बनेगा राज्यसभा का वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 30 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए, और अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब है, फाइन। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये सब एक काम करते हैं, अभी कवर कर ही लेते हैं, फाइन। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी न्यूज में थी आर्टिकल 164 क्लोज 1A। इट स्टेट दैट की जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो गाइस ये हमारा स्टेट सेंटर लेवल पे भी है। देखो हम पढ़ते हैं ना कि जो कैबिनेट में या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये इंसर्ट किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ठीक है। ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एमपीज की, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 164 को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, देखो आपको बात करना है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको डिस्कस किया, मतलब अगर सपोज करो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, फाइन। तो ये आर्ग्यू किया जा रहा है कहीं किसी न किसी स्टेट्स में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 164 क्लोज 1A को क्या करिए, वायलेट करिए। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, अर्नब गोस्वामी को रिलीफ किया है इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कि महाराष्ट्र के सीएम के अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी ने कुछ फालतू बातें करी थी जिसके अगेंस्ट उन पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस आया था, ठीक है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया अर्नब गोस्वामी को। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या कर रहे हो, अगर आप किसी एमपी या एमएलए के प्रिविलेजेस को वायलेट कर रहे हो तो उसको माना जाता है कि आप उनके प्रिविलेज को क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा एमपीज को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो अंडर आर्टिकल 105 मिलते हैं, और एमएलएस को जो राइट्स मिलते हैं वो अंडर आर्टिकल 194 करें। किसी भी एक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा, एनी एक्ट that obstructs or impedes either house of state legislation in performing its function is treated as illegal। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जो किसी भी हाउस के काम को, बिजनेस को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस एक्ट को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है। एज देयर इज नो लॉ, अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं किया गया, इसलिए जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा ही गवर्न किया जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से लेकर हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है और इसको गवर्न किया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। देखो ये जो MPLAD फंड है, पहली बात तो आपको पता नहीं, नॉन लैप्सेबल फंड होता है। मतलब कि हर साल बजट में क्या किया जाता है, आपको एलोकेट किया जाता है पैसे, और जैसे ही बजट खत्म होता है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो जो पैसा बचा होता है तो वापस अपना क्या होता है, वापस आ जाता है, लेकिन लैप्स हो जाता है। अभी क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि आप फंड रिलीज करो जो आपने प्रोजेक्ट सेंक्शन के लिए थे 2018 में, 2019 के लिए जो सस्पेंड हो गया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। जो MPLAD स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, देखो प्राइम टू बी नोटेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक MP की चॉइस होती है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो DC है, उनको सजेस्ट क्या कर सकता है कि वो काम कर सकता है हर साल 5 करोड़ रुपए तक का। मतलब कि हर एक MP को क्या करना होता है, DC किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सजेस्ट कर सकता है कि आप इतना काम कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट में, जिस एक साल में 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। MP क्या करता है, हर साल रिकमेंड करता है और नियर अबाउट जो अपने 15% जो उसका जो एंटाइटलमेंट है उसको क्या करता है, खर्च करता है फॉर द ईयर। किन एरियाज को, जो मेनली वो एरिया जो SC पॉपुलेशन के द्वारा इनहेबिटेड किया जा रहा हो, या फिर
उसके तो 7.5% एरिया एसटीज के द्वारा वहां पे रहते हो, मतलब कि मेनली उन एरियाज में डेवलपमेंटल वर्क करते हैं। लास्ट न्यूज आज की, अटॉर्नी जनरल टेनर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट ने ये अपॉइंट किया है के वेणुगोपाल को एज एन अटॉर्नी जनरल फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए किया। आर्टिकल 75 के अंदर आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76, जिसमें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के। ये देखो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इनकी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वही अटॉर्नी जनरल के लिए होनी चाहिए, मतलब कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस का टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं किया गया। फाइन, ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ही हैज द राइट, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे बोल भी सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट ऑफ वोट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसके पास पावर है टू राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, तो यू शुड नो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, कल हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट इज द सेंटर स्टेट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।